नमस्कार, आर्या न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी और अहम खबर के साथ। लखनऊ से एक खबर सामने आ रही है, जहां उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से तबादला एक्सप्रेस ने रफ्तार पकड़ी है और लखनऊ में बड़े तबादले किए गए। उत्तर प्रदेश में 17 आईएएस अफसरों के तबादले कर दिए गए हैं। हाल ही में आईएएस अफसरों के तबादले किए थे और अब एक बार फिर से दूसरी लिस्ट जारी की गई, जहां महेंद्र सिंह तनवर बीसी गोरखपुर विकास प्राधिकरण बनाए गए। नितिन गौर नगर आयुक्त नगर निगम बनाए गए हैं गाजियाबाद में, और मनीष मीणा सीडीओ मथुरा बना दिए गए हैं। अभिषेक गोयल का भी नाम इस लिस्ट में शामिल है। और आपको बता दें कि अभिषेक गोयल बीसी वाराणसी विकास प्राधिकरण बनाए गए। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, जहां हिमांशु नागपाल सीडीओ वाराणसी बनाए गए हैं। तबादला एक्सप्रेस एक बार फिर से लखनऊ में चली है और इस बीच कई बड़े अधिकारियों के नाम सामने आए हैं, जिनका तबादला कर दिया गया है। लखनऊ में एक बार फिर से तबादला एक्सप्रेस ने रफ्तार पकड़ते हुए उत्तर प्रदेश में 17 आईएएस अफसरों के तबादले कर दिए। और इस बीच एक और बड़ी खबर सामने आ रही है लखनऊ से, जो आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी से जुड़ी ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, लखनऊ से सामने आई है। समाजवादी पार्टी के पैदल मार्च के चलते विधानसभा के पास बैरिकेडिंग कर दी गई है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें कि आज विधानसभा सत्र शुरू होने जा रहा है और उससे पहले विधानसभा के पास कड़ी बैरिकेडिंग कर दी गई है। समाजवादी पार्टी के पैदल मार्च को देखते हुए ये बैरिकेडिंग की गई, जहां चारों तरफ से विधानसभा को सुरक्षा घेरे में रख दिया गया है और सुरक्षा घेरा काफी कड़ा है। प्राइवेट वाहनों को भी आने की अनुमति नहीं है और प्राइवेट वाहनों के आने जाने पर रोक लगा दी गई है, अनुमति नहीं है उन्हें। और समाजवादी पार्टी के पैदल मार्च को लेकर प्रशासन ने कड़ी व्यवस्था की है। फिलहाल एक तरफ के रास्ते को खोला गया है। और उत्तर प्रदेश का एक नन्हा सा बच्चा जो जिंदगी और मौत के बीच संघर्ष कर रहा था, आखिरकार अब उसका संघर्ष सफल हो गया है। पर इस अनमय की सोशल मीडिया पर चल रही मुहिम में न सिर्फ उसके माता पिता बल्कि देश के नामी गिरामी लोग भी जुड़ते चले गए, जिसमें एक नाम जौनपुर के अजीत सिंह का भी है, जिन्होंने अपनी टीम और आर्या न्यूज के साथ मिलकर अनमय के लिए संघर्ष किया। देखिए अनमय के संघर्ष का सफर। आज के इस दौर में जब लोग अपनों का ही साथ छोड़ देते हैं, ऐसे में अजीत सिंह ने ऐसे अनेकों लोगों का हाथ थामा और उनकी मदद की जो परेशानी में थे। बता दें कि देवदूत वानर सेना एक ऐसा नाम है जो आज उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि देश और विदेश में भी सुना जा सकता है। देवदूत वानर सेना कोविड के सेकेंड वेव के दौरान अस्तित्व में आई। कोविड काल में ये मनुष्य रूपी वानरों की देवदूत सेना उत्तर प्रदेश सरकार के एक अधिकारी अजीत प्रताप सिंह के आह्वान पर उतरी थी। दरअसल अजीत सिंह जौनपुर से हैं और एक पीसीएस अधिकारी हैं, जो कि अल्पसंख्यक और पिछड़ा विभाग में डिप्टी डायरेक्टर के तौर पर कार्यरत हैं। उन्होंने कोविड काल में लेखनी के दम पर हजारों लाखों लोगों को खून, दवाइयां, ऑक्सीजन जैसी तमाम चीजें पहुंचाने में मदद की। इनकी इस वानर सेना ने कोविड आपदा के बाद एक दूसरे से लोगों को जोड़कर सोशल मीडिया के माध्यम से और मेडिकल हेल्प के लिए ये वानर सेना एक मानवता के मिशन पर काम करने के लिए जुट गई। अब इन्होंने 7 महीने के एक छोटे से बच्चे की मदद के लिए संघर्ष शुरू किया है। सुल्तानपुर में रहता है ये बच्चा, जो कि एक बीमारी से जूझ रहा है। इस बीमारी का नाम है स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी यानी SMA टाइप 1। ये गंभीर बीमारी है और इसे बच्चों को एक ऐसे इंजेक्शन की जरूरत होती है जो कि 16 करोड़ रुपए में अमेरिका से आता है। अनमय के पिता सुमित कुमार सिंह एक बैंक में साधारण कर्मचारी हैं और उनकी मां अंकिता गृहिणी है। ऐसे में उनके लिए 16 करोड़ जैसी बड़ी धनराशि का बंदोबस्त करना असंभव था। और जब करीब 3 महीने पहले अनमय की शारीरिक ग्रोथ में कुछ कमी हुई तो परिवार ने उसे दिल्ली के सर गंगा राम और एम्स जैसे बड़े अस्पतालों में दिखाया,
जहां इस बीमारी का खुलासा हुआ। ये बीमारी करोड़ों बच्चों में किसी किसी को होती है और इस बीमारी के लक्षण 6 महीने में ही सामने आने लगते हैं और 2 साल के भीतर बच्चे की मौत हो जाती है। ये जानने के बाद अनमय का परिवार टूट चुका था। अपने बच्चे को खोने का डर और इलाज के पैसों का इंतजाम कैसे करें, बस यही चिंता अनमय के परिवार को खाई जा रही थी। पर वो कहते हैं ना, ईश्वर के घर देर है अंधेर नहीं। तो बस ईश्वर ने अनमय के परिवार की पुकार सुन ली। अनमय को बचाने की मुहिम के लिए इम्पैक्ट गुरु सोशल क्राउड फंडिंग ग्रुप के साथ मिलकर कैंपेन शुरू किया गया, अनमय बचाओ अभियान। इसमें मात्र कुछ ही दिनों में देवदूत वानर सेना ने असंख्य लोगों को जोड़कर इस मानवता के लिए संपूर्ण मिसाल कायम कर दी। 10 रुपए से लेकर लाखों रुपए तक लोग जुटाने में जुट गए। आर्या न्यूज पर भी अनमय की इस मुहिम को प्रमुखता के साथ दिखाया गया। आर्या न्यूज ने अनमय बचाओ अभियान को लोगों तक पहुंचाने में अपनी भूमिका बड़ी जिम्मेदारी से निभाई। तो वहीं अजीत प्रताप सिंह ने भी अपने फेसबुक प्रोफाइल पर अनमय की मां का एक वीडियो शेयर किया। इस वीडियो में वो अनमय के लिए चिंता कर रही थी और अनमय के लिए चलाई जा रही इस पूरी मुहिम की कहानी उन्होंने सुनाई। साथ ही साथ देने वाले सभी लोगों का शुक्रिया कहा। एक्टर सोनू सूद ने भी आगे आकर मदद की, जिस पर अजीत प्रताप सिंह ने अपील की कि अगर सोनू सूद जैसे सभी इन्फ्लुएंसर इस मुहिम को आगे बढ़ाएं तो मदद जल्द से जल्द हो जाएगी। और तभी दूरदर्शन भी अजीत की अनमय बचाओ अभियान में शामिल हो गया। और अब आखिरकार अनमय को दी जाने वाली दवा, वो इंजेक्शन कंपनी ने अनमय के लिए फ्री कर दिया है। अनमय की मां ने सभी लोगों का धन्यवाद दिया जो भी लोग अनमय बचाओ अभियान में जुड़े थे। और वाकई ये खुशी एक माँ से बेहतर कौन समझेगा कि अब उसके नन्हे बच्चे का इलाज हो सकेगा और वो कुछ ही समय में अपने पैरों पर खड़ा होगा। स्पेशल रिपोर्ट, आर्या न्यूज। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने रविवार को लंदन के वेस्टमिंस्टर हॉल में महारानी एलिजाबेथ द्वितीय को श्रद्धांजलि दी है। वो 3 दिनों के दौरे पर ब्रिटेन पहुंची हैं और इस समय महारानी का शव वेस्टमिंस्टर हॉल में रखा गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने यहां भारत सरकार की ओर से एक शोक पुस्तिका पर हस्ताक्षर भी किया। लंदन के लॉकेस्टर हाउस में राष्ट्रपति मुर्मू के साथ कार्यवाहक उच्चायुक्त सुजीत घोष भी मौजूद रहे। यहां पहुंच रहे विश्व के नेता महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के निधन पर शोक व्यक्त करने के लिए एक पुस्तिका पर हस्ताक्षर कर रहे हैं। बताते चलें आपको कि एलिजाबेथ द्वितीय का 96 वर्ष की आयु में 8 सितंबर को स्कॉटलैंड में निधन हो गया था। भारतीय राष्ट्राध्यक्ष शनिवार शाम को लंदन पहुंची और यहां पर महारानी की अंत्येष्टि में दुनिया भर के शाही परिवार के सदस्यों के साथ साथ विश्व के करीब 500 नेता भी शामिल होंगे। अंतिम संस्कार की जो रस्म है वो वेस्टमिंस्टर एबे में की जाएगी, जहां करीब 2000 लोगों के उपस्थित रहने की संभावना जताई गई। शोक कार्यक्रम स्थानीय समय अनुसार सुबह 11 बजे से शुरू होगा और 1 घंटे बाद 2 मिनट का मौन रखा जाएगा, जिसके साथ ये कार्यक्रम संपन्न होगा। अब ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय की सोमवार को होने वाली राजकीय अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए लंदन पहुंचे अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ उनकी पत्नी जिल बाइडेन भी वहां पहुंची हैं, जहां दोनों ने मिलकर महारानी को श्रद्धांजलि दी। बाइडेन अपनी पत्नी के साथ रविवार को लंदन के वेस्टमिंस्टर हॉल में पहुंचे और दिवंगत महारानी के ताबूत के पास निर्धारित स्थान पर जाकर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा है कि महारानी एलिजाबेथ द्वितीय ने उन्हें उनकी मां की याद दिला दी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बकिंगम पैलेस जाने से पहले अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने ये टिप्पणी की। ब्रिटेन के महाराजा चार्ल्स तृतीय और क्वीन कॉन्सर्ट कैमिला द्वारा बकिंगम पैलेस में विश्व के नेताओं के लिए एक स्वागत कार्यक्रम आयोजित किया गया था। यहां पर राष्ट्रपति जो बाइडेन और उनकी पत्नी जिल बाइडेन रविवार शाम को विश्व के कई अन्य नेताओं और गणमान्य व्यक्तियों के साथ शामिल हुए। बाइडेन ने यहां पर यह कहते हुए महारानी को अलविदा कहा कि उन्होंने उनकी मां की याद उन्हें दिला दी। आगे कहा कि वो महारानी को ऐसे देखा करती थी जैसे पूछ रही हूं कि क्या तुम ठीक हो, क्या मैं आपके लिए कुछ कर सकती हूं, आपको क्या चाहिए, और फिर ये भी सुनिश्चित करती थी कि आप वही करो जो आप करना चाहते हो।
कानपुर देहात से खबर है, जहां आपको बता दें कि लाख शक्ति के बाद भी खनन माफियाओं के हौसले लगातार बुलंद होते जा रहे हैं। दरअसल ट्रैक्टर ट्रॉली से बलुई मिट्टी का अवैध खनन चल रहा था और नहर विभाग की सिल्ट को खनन माफिया ट्रैक्टर ट्रॉली में भरकर बेचने में लगे हुए थे। थाने से चंद ही कदमों की दूरी पर मिट्टी का यह अवैध खनन चल रहा है, लेकिन पुलिस को जैसे इसकी कोई सूचना ही नहीं हो। इसीलिए शायद पुलिस और प्रशासन मूक दर्शक बना बैठा है। यहाँ आप देख सकते हैं कानपुर देहात से जो तस्वीरें सामने आई हैं कि थाने से कुछ ही दूरी पर अवैध तौर पर खनन किया जा रहा है, लेकिन इस पर ना तो कोई पूछने वाला वहां पर दिखा, ना पुलिस की तरफ से कोई पूछताछ की गई और बेधड़क अंदाज में दिन दहाड़े अवैध खनन का काम किया जा रहा है। कहाँ के हैं ये? रूरा के। तो मिट्टी कहाँ से लेके आ रहे हो? नहर के बगल से। कहाँ डाल लो? शक्कर ऊपर ट्राली डाल लो। परमिशन है इसकी? अब नहर विभाग की आप मिट्टी खोद रहे हो, इसकी परमिशन है आपकी पास? आप ड्राइवर हो? और एक बड़ी खबर की ओर रुख करेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर लखनऊ से सामने आई है, जहां सुबसपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने एक बयान दे दिया है। आपको बता दें, बड़ा बयान देते हुए सुबसपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने कहा है कि सपा पिछड़ों को हिस्सा नहीं देती, यानी समाजवादी पार्टी ने पिछड़ों को हिस्सा नहीं दिया है। साथ ही उन्होंने कहा कि सपा सरकार में गरीबों की जमीन लूटी गई है। ओम प्रकाश राजभर की तरफ से ये तीखे बयान समाजवादी पार्टी पर हल्ला बोल करते हुए उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी ने गरीबों की जमीन लूटी। साथ ही राजभर ने कहा है कि सरकार चली जाती है तो रिहर्सल करते हैं। साथ ही साथ इस बीच ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि नीतीश के फूलपुर से चुनाव लड़ने पर असर नहीं होगा। समाजवादी पार्टी से अति पिछड़ी जातियां नफरत करती हैं। राजभर ने यह भी कहा है कि नफरत सपा को बर्बाद कर डालेगी। और आपको बता दें, ओपी राजभर बीजेपी सरकार पर भी हल्ला बोल करते नजर आए। ओपी राजभर ने कहा कि भूमाफिया की आड़ में गरीबों को उजाड़ा गया है। साथ ही साथ ओपी राजभर ने कहा है कि राजभर को अभी एसटी में शामिल नहीं किया गया है, जिसके बाद ओम प्रकाश राजभर ने तीखे हमले बोले हैं। साफ तौर पर समाजवादी पार्टी को लेकर हल्ला बोल किया गया है। ओपी राजभर ने पिछड़ी जाति को लेकर समाजवादी पार्टी पर यह हमला किया है। कहा कि सुबसपा अध्यक्ष जो हैं ओम प्रकाश राजभर ने तीखे बयान दिए हैं। हालांकि राजभर को भी एसटी में शामिल नहीं किया गया है और उन्होंने कहा कि सपा ने पिछड़ों को हिस्सा नहीं दिया। भारत जोड़ो यात्रा 12वें दिन में प्रवेश कर चुकी है और 12 दिनों में करीब 200 किलोमीटर का सफर तय कर चुकी है। जयपुर यानी केरल पहुंच चुकी है अब ये यात्रा और अगले 12 दिन अभी यात्रा केरल के कई अलग जिलों में गुजरते हुए नजर आएगी, जिसके बाद 1 अक्टूबर को कर्नाटक में ये यात्रा दाखिल होगी। यहीं से इस यात्रा का असल इम्तिहान शुरू होगा, क्योंकि कर्नाटक में भाजपा सरकार है और प्रदेश में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं। अब कर्नाटक में भारत जोड़ो यात्रा 21 दिन में करीब 511 किलोमीटर का सफर तय करेगी। विधानसभा चुनाव के लिए यात्रा को काफी अहम माना जा रहा है और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष डीके शिव कुमार का यह दावा है कि यात्रा को जनसमर्थन मिलेगा। हालांकि पार्टी के कई नेता मानते हैं कि शायद कर्नाटक में पूरी यात्रा के दौरान तमिलनाडु और केरल जैसा समर्थन नहीं मिल पाए, लेकिन तमिलनाडु और केरल दोनों राज्यों में पार्टी ने साल 2019 के लोकसभा चुनाव में बेहतर प्रदर्शन किया था। अब पार्टी के 52 में से 23 सीट इन दोनों राज्यों से हैं और राहुल गांधी भी वायनाड से सांसद हैं और वहीं कर्नाटक में पार्टी के पास सिर्फ 1 लोकसभा सीट है। साल 2018 के विधानसभा चुनाव में पार्टी को 80 सीट मिली थी, पर अभी तक 10 विधायक पार्टी छोड़ चुके हैं। अब कर्नाटक के बाद यात्रा तेलंगाना और आंध्र प्रदेश से गुजरेगी और इन प्रदेशों में भी कांग्रेस की स्थिति काफी कमजोर है। तेलंगाना विधानसभा में पार्टी को 19 सीट मिली थी, जबकि 2019 में पार्टी 17 में से सिर्फ 3 सीट हासिल कर पाई थी और प्रदेश में अगले साल विधानसभा चुनाव होना है। ऐसे में पार्टी लोगों तक अपनी बात पहुंचाने की कोशिश जरूर करेगी।
और लखनऊ से खबर है जो आपको बता दें कि कृष्णा नगर में युवती रूपा हत्याकांड का खुलासा आखिरकार पुलिस ने कर दिया है। पुलिस ने बताया है कि पैसे का लेन देन युवती की मौत का कारण बना है और पुलिस ने हत्यारे प्रेमी युवक को गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि कुछ दिन पहले ही हत्या कर इस युवती का शव हत्यारे युवक ने बोरे में भरकर फेंक दिया था। अब पुलिस के मुताबिक गला घोंटकर हत्या के बाद ट्यूबवेल के गड्ढे में इस शव को फेंका गया था। का शव बोरे में बंद होकर ट्यूबवेल के गड्ढे में मिला। इस सूचना पर तत्काल थाना कृष्णनगर की टीम एवं 3 यूनिट की टीम मौके पर पहुंची और साक्ष्य संकलन की कार्रवाई की गई। युवती की शिनाख्त करते हुए घटना के अनावरण हेतु थाना कृष्णनगर की टीम लगाई गई। घटना के अनावरण में पता चला कि युवती का लंबे समय से संबंध एक युवक जिसका नाम हर्षित शुक्ला है, जो कि थाना कृष्णनगर क्षेत्र का ही रहने वाला है, उससे था और दोनों अक्सर एक दूसरे के घर पर आते जाते रहते थे। दिनांक 12/9/22 को युवती और युवक के घर पे गए और वहां पर इनके पैसे के लेन देन को लेकर विवाद हुआ। पूर्व में भी इनके पैसे के लेन देन को लेकर विवाद होता रहा था। विवाद के उपरांत युवक ने युवती की गला दबा के हत्या कर दी। युवती की बॉडी युवक के घर में ही रही और उसके बाद युवक ने अपने माता पिता के माध्यम से 14/9/22 की रात्रि में एक ठेली पर रखकर बॉडी को डिस्पोज किया और साक्ष्य मिटाते हुए उसको ट्यूबवेल के गड्ढे में डाल दिया। और अब रुक करते हैं हरदोई की ओर, जहां से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। आपसे रूबरू करवा दें, ये खबर है हरदोई से, जहां विद्यालय में करीब 38 छात्राओं को फूड पॉइजनिंग हो गई। हरदोई से फूड पॉइजनिंग का यह मामला सामने आया है, जिससे इलाके में हड़कंप है। बता दें कि एक स्कूल की करीब 38 छात्राओं को फूड पॉइजनिंग हो गई है और फूड पॉइजनिंग स्वास्थ्य मेले में दी गई दवाओं के कारण बताई जा रही है। दरअसल दवाओं के शिकार हुई हैं ये छात्राएं और फूड पॉइजनिंग होने पर छात्राओं को उल्टी और दस्त के मामले सामने आए हैं। सभी छात्राओं को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है और आपको बता दें कि फूड पॉइजनिंग से करीब 38 छात्राएं शिकार हुई हैं। बिहानी स्वास्थ्य मेले में ये छात्राएं गई थी, जहां इन्हें कुछ गोलियां, कुछ दवाइयां दी गई थी और उसी के बाद से इन छात्राओं की हालत काफी खराब है। एल्बेडाजोल और कैल्शियम की दवाइयां थी जो मेले में इन्हें दी गई थी। ये स्वास्थ्य मेला था जहां पर इन छात्राओं को दवाई दी गई और इलाज के बाद फिलहाल 30 छात्राओं की हालत में सुधार बताया जा रहा है। कस्तूरबा के विद्यालय का मामला है, जहां पर झोला, पूड़ी, चावल और रसगुल्ला इन छात्राओं ने खाया था और छात्राओं की तबीयत जो है इस वक्त 30 छात्राएं ऐसी जिनकी हालत में सुधार है, जबकि 8 छात्राओं की हालत गंभीर होने पर उन्हें मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया है। हल्द्वानी के पिहानी कस्तूरबा गांधी विद्यालय का मामला, जहां करीब 38 छात्राओं को फूड पॉइजनिंग की समस्या सामने आई। खबर अब बागपत से है, जहां बता दें कि थप्पड़ मारने का एक वीडियो वायरल हुआ है। यहां बता दें कि एक युवक को थप्पड़ मारते थाना प्रभारी कैमरे में दिखाई दिए हैं। दरअसल युवक किशोरी की बरामदगी की मांग कर रहा था, लेकिन थाना प्रभारी ने किशोरी को न ढूंढते हुए युवक को ही थप्पड़ जड़ दिया। हालांकि जब ये वीडियो सामने आया तो एसपी ने थाना प्रभारी को लाइन हाजिर करते हुए युवक को न्याय दिलाने का भरोसा दिया है। अब बरेली की ओर रुख करेंगे, जहां से खबर आपको बता दें कि कुतुब खाना पुल बनाने के विरोध में व्यापारियों ने बाजार बंद कर दिया है। हालांकि इस दौरान व्यापारियों में काफी रोष देखने को मिला, तो वहीं सूचना पर मौके पर पहुंचे अधिकारियों ने इस मामले को शांत कराने की कोशिश की। बता दें कि कुतुब खाना मार्केट पर पुल की खुदाई के काम शुरू होते ही इन तमाम व्यापारियों ने विरोध प्रदर्शन करना शुरू कर दिया है। आज जो बाजार बंद हुआ है और अब इसके लिए इसीलिए मीटिंग रखी जाएगी, अब जो बाजार बंद करके, कि इसको हम अनिश्चितकाल लेके जा रहे हैं या नहीं लेके जा रहे हैं। अगर हमसे आज कोई मिलने आता है, कोई जनप्रतिनिधि या मेयर साहब या कोई अधिकारी जो हमको आश्वासन देता है, तो हम आज ख़त्म कर देंगे। और वो हमसे मिलने नहीं आते हैं जब तक, हम तब तक यहीं बैठे हैं। हमारी लेबर भी यहीं बैठी है, हम भी यहीं बैठे हैं और हो सकता है कि अब हम अपने घर वालों को भी यहीं बैठाएं। और एक और बड़ी खबर की ओर रुख करेंगे। गाजियाबाद से बड़ी खबर सामने आ रही है, जिससे आपको रूबरू करवा दें कि गाजियाबाद में 600 उद्योगों पर बंदी की तलवार लटक रही है। बता दें कि बॉयलर में कोयला और डीजल का प्रयोग करते हैं ये उद्योग,
जिसके ऊपर अब 600 उद्योगों पर बंदी की तलवार लटक रही है। 30 सितंबर तक पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का अल्टीमेटम जारी कर दिया गया है। बॉयलर में कोयले का उपयोग करते हैं ये लोग और इसीलिए पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का अब अल्टीमेटम जारी हो चुका है, जहां आपको बता दें कि 400 उद्योग पीएनजी पर शिफ्ट हो गए और पीएनजी से 3 गुना महंगा हुआ उत्पादन। और अब पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की तरफ से एक अल्टीमेटम जारी कर दिया गया है। तमाम व्यवस्थाओं को सुनिश्चित करने के लिए पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड काफी सतर्क मोड में आ चुका है और पीएनजी से 3 गुना महंगा उत्पादन हो चुका है और इसी को लेकर इस मामले में अब 600 उद्योगों पर बंदी की तलवार लटक रही है। और चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी वीडियो लीक मामले में रविवार की रात एक और व्यक्ति को हिरासत में लिया गया है। दरअसल शिमला पुलिस के मुताबिक इस 31 साल के शख्स को ढली पुलिस थाना क्षेत्र में हिरासत में लिया गया और पंजाब पुलिस को हैंडओवर कर दिया गया है। इससे पहले शिमला से ही वीडियो बनाने की आरोपी लड़की के बॉयफ्रेंड सन्नी मेहता को अरेस्ट किया गया था। अब लड़की को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है। तो वह यूनिवर्सिटी में रविवार की रात को भी छात्राओं का प्रदर्शन जारी रहा। इस दौरान यूनिवर्सिटी प्रशासन की तरफ से उन्हें समझाने की कोशिश की गई, लेकिन वो टच से मस नहीं हुई। छात्राएं लगातार प्रदर्शन करती रही हैं और यूनिवर्सिटी में भारी संख्या में छात्र और छात्राएं अब धरने पर बैठ गए हैं। उनके मुताबिक इस केस में अभी भी कई सवाल बाकी हैं और गौरतलब है कि दिन में शिमला में लड़की का बॉयफ्रेंड बताए जाने वाले सन्नी मेहता को पुलिस ने हिरासत में लिया था। उसे भी पंजाब पुलिस के हवाले कर दिया गया था और अब शिमला पुलिस ने कहा है कि महिलाओं के खिलाफ केस में जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी अपनाई जा रही है। साथ ही साथ चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में तमाम छात्र छात्राएं रविवार रात को भी धरने पर बैठ गए और इसी दौरान यूनिवर्सिटी प्रशासन से स्टेटमेंट की मांग की गई। इसके अलावा इन स्टूडेंट्स के कई और भी सवाल हैं, जहां उनका कहना है कि इन सवालों के जवाब अब तक हमें नहीं दिए गए। और देश के तमाम शहरों को स्मार्ट करने की कवायद के बाद अब स्मार्ट गांव की दिशा में कदम बढ़ाए जा रहे हैं। प्रयागराज के गांव को देश के खूबसूरत शहरों में शुमार चंडीगढ़, दिल्ली और इंदौर की तर्ज पर विकसित किया जाएगा। इसके लिए प्रदेश भर के सीडीओ का एक प्रशिक्षण लखनऊ में हुआ, जिसमें भारत सरकार, प्रदेश सरकार के तमाम मंत्रियों के साथ साथ विशेषज्ञों ने भी शिरकत की। इसमें गांव को स्मार्ट बनाने पर चर्चा की गई और गांव को स्मार्ट बनाने की दिशा में तमाम नए काम किए जाएंगे। यहां पर सड़कों का निर्माण, जल निकासी का मार्ग, कूड़ा उठाने के लिए बैटरी चालित वाहन और अधिकांश जगहों पर सोलर पैनल लगाने के लिए काम किया जाएगा। आपको बता दें कि इस प्रकार से गांव में काम होगा जिससे कि आने वाले लोगों को शहरों की सुविधा यहां मिल सके, लेकिन इसके बीच इस बात का भी ध्यान रखा जाएगा कि गांव की मूल आत्मा खत्म ना हो, यानी कि बगीचे भी रहें, खेत खलियान भी हों और पनघट भी रहें। बस सब चीजें व्यवस्थित तौर पर की जाएंगी और सड़कों को एक रूपता देने और बायोवेस्ट से ऊर्जा के संसाधन विकसित करने पर जोर दिया जाएगा। आत्मनिर्भर बनने के लिए गांव में तैयार उत्पाद को बाजार दिया जाएगा। साथ ही साथ सीडीओ शिपू गिरी ने बताया कि इस प्रशिक्षण में तमाम चीजें सीखने वाली थी। इसके आधार पर गांव को स्मार्ट बनाया जाएगा। और अच्छी खबर के साथ ही बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहे हमारे साथ, देखते रहे आर्या न्यूज।